Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. So guys, लास्ट कुछ वीक से चैनल पे वीडियोस नहीं आई थी और आई होप कुछ लोगों को तो पता चल ही गया होगा वीडियो नहीं आने का जो रीज़न था वो ये था कि भाई हाँ हम लोग गए थे इंडिया, तो यही वजह थी कि वहाँ थोड़ा फैमिली मीटिंग और इन सब में काफ़ी बिजी हो गई, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाई थी। बट नाउ अब आपको चैनल पे रेगुलरली ही न्यू जो भी अपडेट्स होंगे ऑस्ट्रेलिया में वो सारे मिलेंगे। सो गाइज देखो, रिसेंटली ही मैंने ट्रेवल किया है, सो आई थॉट कि सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना ट्रेवल एक्सपीरियंस शेयर करूं और वो छोटी छोटी सी बातें जो आप लोगों को आपके ट्रेवल के ड्यूरेशन में ध्यान में रखनी है, आपकी पैकिंग में आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो गाइज देखिए, जब आप लोग अपना ट्रेवल स्टार्ट करते हैं, तो अभी मैं बात करूं जब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना ट्रेवल स्टार्ट करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ध्यान में ये रखनी है कि आप लोगों को इंडियन एयरपोर्ट पहुंचना है बिल्कुल 3 घंटे पहले ही आपको पहुंचना है। यानी कि आप 3 घंटे से कम का टाइम बिल्कुल मत सोचिएगा, बल्कि अगर आपके पास 3 से ज्यादा घंटे हैं, 3.25 3.5, तो दैट इज वेल एंड गुड। बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग जब हम लोग पहुंचे थे तो हम लोगों के पास भी 3.25 घंटे का टाइम था एक्चुअली। एंड जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को होने में हमें 2.5 घंटे का टाइम जो है वो लग गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, देखिए यूजुअली इट्स डिपेंड कि कभी हो सकता है कम भी टाइम लगे, कभी हो सकता है ज्यादा, बट गाइज बिलीव मी इंडियन एयरपोर्ट जो है वो बहुत बिजी रहता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग जब भी ट्रेवल करते हैं तो आप टाइम से एयरपोर्ट पहुंचे। सो गाइज सबसे पहले जब आप लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, यानी कि आप जब गेट पर होते हैं, तो एंट्री के टाइम पर सिक्योरिटी पीपल्स जो होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, वो चेक करते हैं आपका एक तो पासपोर्ट चेक होता है और आपकी टिकट। तो आप लोगों को अपने टिकट की कॉपी रखनी है और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रखना है। तो इन दोनों को चेक करके ही आप लोग एंट्री कर सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर। एंटर होने के बाद आप लोगों को ढूंढना है अपनी एयरलाइन का काउंटर, यानी कि जिस भी फ्लाइट से आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसका जो काउंटर है उस पर आप लोगों को जाना है और वहाँ होगा आपका चेक इन। वहाँ पर होगा आपके जो बड़े बड़े बैग आप लोग लेकर आएंगे ना, वो सारे बैग्स वहाँ पर डल जाएंगे और वहाँ पर इशू होगा आपको अपना बोर्डिंग पास। एंड गाइज आपका इस तरह का बोर्डिंग पास होता है जिसमें आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस डेट को आप फ्लाई कर रहे हैं, किस डेस्टिनेशन से किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, किस गेट नंबर पर आप लोगों को जो है अपने फ्लाइट मिलेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब एक चीज और है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है अपनी पैकिंग में। एक्चुअली सबसे पहली चीज तो ये कि आपने जिस भी फ्लाइट से टिकट बुक करी है आप चेक कर लीजिए कि उसका जो वेट लिमिट है वो क्या है, ठीक है। कुछ का होता है कि भाई 30 kg और प्लस 7 kg। कुछ एयरलाइन होती हैं देखिए जो 30 kg अलाउ करती है इन वन बैग, लेकिन कुछ एयरलाइन होती हैं जिनका होता है कि भाई नहीं, 23 kg इन वन बैग एंड द रेस्ट इज इन अदर बैग। तो आप लोगों को ये चेक कर लेना है कि जो चेक इन बैग है उसमें आप लोगों को अपना वेट डिवाइड करना है या आपको एक ही बैग में जो है अपना वेट पूरा रखना है। बिकॉज गाइज देखिए, ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि मैंने जब एक्चुअली हम भी लाइन में लगे हुए थे ना, तो मैंने काफी सारे लोगों को देखा वहां पर जो पहले से ही अपना सामान वे करके भी नहीं लाए थे। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप घर से चलें तो अच्छे से आप अपना जो सामान है उसे वे कर लाएं, ताकि एयरपोर्ट पर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज वहां पर क्या था ना, काफी सारे लोग ऐसे थे जो शायद वे करके नहीं लाए थे या फिर ये था कि भाई एक ही बैग में काफी सारा सामान ले आए थे, तो इस चक्कर में उन्हें अपना जो वेट था वो कुछ सामान एक बैग से निकालकर दूसरे बैग में, तो इस तरह से वो शफलिंग कर रहे थे। तो देखो, इससे आप लोगों को भी थोड़ा अजीब फील होता है और अनकंफर्टेबल भी होता है, प्रॉब्लम होती है, और इनफैक्ट जो लोग पीछे लाइन में लगे हुए हैं ना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ना, फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोग अपना बैग पैक करें तो फ्लाइट में लिमिट चेक कर ले वेट की और उसके अकॉर्डिंगली ही अपना सामान जो है वो पैक करें। ट्रेवल के लिए आपके बैग में क्या क्या सामान आप लोगों को रखना है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, बैग में जो है आप जो चेक इन बैग करते हैं उसमें भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में काफी सारी चीजें प्रोहिबिटेड है जो कि आप लोग नहीं ला सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एयरपोर्ट पर ही जो एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि भाई क्या क्या चीजें आप ऑस्ट्रेलिया नहीं ला सकते हैं, वो एक क्लिपिंग बनाई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो भाई जो लोग ऑस्ट्रेलिया वापस आ रहे हैं ना, या ये कह लो कि इंडिया से आ रहे हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लानी है। डू नॉट ब्रिंग प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। राइस नहीं ला सकते, पल्स है, वीट, नट्स, बीन्स, ड्राइड चिली और सीड्स। बोर्डिंग पास इशू करने से पहले, यानी कि जब आप लोग वहां पर काउंटर पे पहुंचते हैं, तो वो लोग मांगते हैं आप लोगों का पासपोर्ट, टिकट की कॉपी और आपकी वीजा की कॉपी। तो गाइज बोर्डिंग पास को लेकर फिर आप लोग जाते हैं इमिग्रेशन के लिए।
तो वहाँ पर भी एक्चुअली आपका पासपोर्ट, आपकी टिकट, आपकी वीज़ा की कॉपी एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को एक फ़ाइल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। इट्स बेटर COE, वीज़ा कॉपी, जो भी आपका इंश्योरेंस है उसकी कॉपी, ये सारी कॉपीज़ आप लोग रखिए। यूजुअली वो लोग सिर्फ वीज़ा कॉपी ही मांगते हैं, बट समटाइम इट्स डिपेंड अपॉन ऑफिसर टू ऑफिसर, तो इसीलिए ये सारी कॉपीज़ आप लोगों को अपने पास में रखनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना चेक होते हैं जब आप लोगों का इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन के टाइम पर एक्चुअली वो आप लोगों से कैमरे में देखने के लिए कहते हैं, तो बेसिकली एक्चुअली वो आपके फ़ोटो जो है वो मैच करते हैं, पासपोर्ट पे क्या फ़ोटो है और भाई ओरिजिनल कौन सा बंदा है एंड ऑल। इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोग मूव होते हो सिक्योरिटी चेक इन के लिए। तो वहाँ पर ये होता है कि आपका पूरा स्कैनिंग होगी, ठीक है, एंड जो भी आपका वो 7 kg वाला जो हैंड बैग है वो भी चेक होता है। तो सिक्योरिटी चेक इन में क्या होता है कि आप लोगों के पास बड़ी बड़ी एक ट्रेज होती हैं जहाँ पर आप लोगों को अपना सारा सामान रखना होता है, आपका बैग एंड देखिए 7 किलो का जो बैग है उसके अलावा आप लोग अपना लैपटॉप बैग भी कैरी कर सकते हैं, उसका जो वेट है वो काउंट नहीं होता है। और गर्ल्स जो है वो अपना हैंड बैग भी ले सकती हैं, उसका भी वेट जो है काउंट नहीं होता है। तो सिक्योरिटी चेक इन के लिए जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को सारे सामान जितने भी हैं, आपका फ़ोन, आपका वॉलेट और कभी कभी बेल्ट्स भी जो है रखनी होती हैं, कभी कभी जैकेट्स भी रखनी होती हैं, डिपेंड किस टाइप की जैकेट आप लोग वेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक ट्रे में रखनी होती हैं और वो सारी चीज़ें जो है सिक्योरिटी कैमरे से पास आउट होती हैं। और फिर उसके बाद जब सिक्योरिटी चेक इन आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है फिर आप लोग मूव करते हैं अपने गेट की तरफ जहां से आप लोगों को लेनी है अपनी फ्लाइट। तो गाइज जो आपका 7 kg वाला या जो भी हैंडबैग आप लोग कैरी कर रहे हैं ना, उसमें आप लोगों को लिक्विड वगैरह नहीं रखना है। 100 ml से ज़्यादा का लिक्विड आप लोग कैरी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड गाइज जब आप लोगों की वो फर्स्ट जर्नी हो जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए आप दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हैं, दिल्ली टू मेलबर्न, दिल्ली टू सिडनी या जहाँ पर भी है आप लोगों का डेस्टिनेशन, तो हम लोग जैसे मेलबर्न में उतरे थे तो मैं आप लोगों को उसका बताती हूँ। तो गाइज सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखिए अगर आपका फाइनल डेस्टिनेशन मेलबर्न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई और कनेक्टेड फ्लाइट है, यानी कि आपको मेलबर्न से सपोज कीजिए तस्मानिया में जाना है, या मेलबर्न से आप पर्थ जा रहे हैं या एडिलेड जा रहे हैं या कहीं और अगर आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो वो ट्रांजिट टाइम है जो आप फ्लाइट चूज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 3 घंटे तो होने ही चाहिए। 2.5 घंटे वाला रिस्क आई सजेस्ट कि मत लीजिएगा। मिनिमम 3 घंटे या उससे ऊपर अगर आपके पास टाइम है दैट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज हम लोगों को मेलबर्न एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लग गए थे लगभग 2-2.25 घंटे, और उसके बाद एक्चुअली हमारी थी कनेक्टेड फ्लाइट होबार्ट के लिए, तो फिर आप लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकल कर जाना पड़ता है डोमेस्टिक के लिए। तो गाइस जब आप लोग डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को सारा प्रोसेस करना पड़ता है, यानी कि पहले आपको बैगेज ड्रॉप करने पड़ते हैं, फिर आप लोगों को अपना सिक्योरिटी चेक इन करवाना पड़ता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। देखिए अगेन टाइम डिपेंड करता है कि काफ़ी रश है या नहीं है, पर फिर भी कम से कम 45 मिनट का टाइम तो देखिए लग ही जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जब आप अपना ट्रांजिट टाइम चूज करते हैं तो मेक श्योर कि आप लोगों के पास इनफ टाइम हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मेलबर्न एयरपोर्ट पर क्या होगा और कैसे आप लोग बाहर आएंगे। तो देखिए जब आप लोग मेलबर्न एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जब आपकी फ्लाइट लैंड होती है, तो आप लोग सबसे पहले आते हैं इमिग्रेशन के लिए। एंड गाइस बिलीव मी, जो मेलबर्न एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाली जो लाइन है ना वो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी लाइन होती है, और आप लोगों को उसमें एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड गाइस एक और चीज़ कि जब आप लोग फ्लाइट में होते हो और मेलबर्न लैंड करने वाले होते हो, तो वहीं पे फ्लाइट में ही आप लोगों को IPC कार्ड जो है वो मिल जाता है। और अगर मान लीजिए फ्लाइट में IPC कार्ड कई बार ख़त्म हो जाते हैं एक्चुअली, तो जब आप लोग नीचे उतरते हो ना इमिग्रेशन के लिए, जब आप लोग आते हो तो वहीं पर IPC कार्ड्स रखे होते हैं साइड में। तो आप लोग जो है जब आप वेट कर रहे हो तब आप लोग IPC कार्ड ले सकते हो पहले और उसे फिल कर सकते हो। तो गाइज जब इमिग्रेशन में आपका नंबर आता है तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो सिर्फ आप लोगों का पासपोर्ट ही मांगते हैं और वो उसे स्कैन करते हैं। तो यूजुअली जो सारी डिटेल्स है वो उन्हें अपने आप पता चल जाती है, आपकी वीज़ा की डिटेल और सारी डिटेल। हाँ, अगर उन्हें कोई डाउट होता है तो उस केस में वो आप लोगों से एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी मांग सकते हैं। एंड गाइज जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वहीं पर आप लोगों को जो अपना IPC कार्ड है जो आपने फिल किया है वो भी दिखाना होता है। और इमिग्रेशन ऑफिसर एक्चुअली जो भी अगर कोई टिक मार्क है तो उसके अकॉर्डिंगली के IPC कार्ड पे कुछ कोड जो है वो लिख देते हैं। तो जब आप लोगों का इमिग्रेशन खत्म हो जाता है और फिर आप लोग आगे अपने बैग्स को कलेक्ट करने के लिए मूव होते हो, और बैग्स कलेक्ट होने के बाद आप लोग जाते हो कस्टम की तरफ।
तो जब आप लोग जाते हो कस्टम की तरफ तो वहाँ पर क्या है ना, ऑफिसर चेक करता है आपका आईपीसी कार्ड कि उस पर क्या कोड लिखा हुआ है। तो उनके अलग अलग क्राइटेरियाज बने हुए हैं उस कोड के अकॉर्डिंगली। तो उस कोड के अकॉर्डिंगली होता है कि भाई आप लोगों का जो बैग है, आप लोगों का जो सामान है, उसकी केवल स्कैनिंग होनी है, या फिर वहाँ पे डॉग ऑफिसर्स होते हैं जो कि आपके सामान को स्निफ करते हैं। अदरवाइज वहाँ पर होता है ग्रीन चैनल, यानी कि सब कुछ ऑल क्लीन है तो आप सीधा ही जो है एग्जिट कर सकते हो। तो इट्स डिपेंड कि आपने आईपीसी कार्ड पे क्या टिक किया, आपके पास क्या सामान है, तो उसी के अकॉर्डिंगली देखिए आप लोगों को टाइम भी लगने वाला है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अपने ट्रांजिट वाला जो अगर आपका कोई ट्रेवल है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों के पास इनफ टाइम। एंड गाइस, जैसा कि हम लोगों की थी कनेक्टेड फ्लाइट होबार्ट के लिए, तो हमें वापस से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोग गए थे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर, और हम लोगों ने वापस वहां पर अपना बैगेज ड्रॉप किया था। फिर वापस हम सिक्योरिटी चेक इन से गए थे। एंड जब हम मेलबर्न से वापस होबार्ट आ गए तो यहाँ पर भी वापस से जो है ना, यहाँ पे भी स्निफर डॉग्स होते हैं, तो वो वापस से आप लोगों के सामान की चेकिंग वेकिंग करते हैं और फिर उसके बाद आप फाइनली जो है एग्जिट होते हो एयरपोर्ट से। सो गाइस देखिए, सामान के बारे में तो मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग क्या क्या सामान जो है वो कैरी कर सकते हो और क्या आप लोगों को कैरी नहीं करना है। मैं भी देखिए कुछ बेसिक से सामान ही लेकर आई थी, तो इसीलिए मैंने आईपीसी कार्ड पर टिक नहीं किया था। जनरल यूटेंसिल्स में लेकर आई थी। हाँ, कुछ लोगों का मुझसे क्वेश्चन था कि कितना गोल्ड हम लोग लेकर आ सकते हैं। तो देखिए, जो गोल्ड की वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से कम है तो उस केस में आप लोगों को आईपीसी कार्ड में भी उसको डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप इतना जो गोल्ड है वो इजीली कैरी कर सकते हो। मैंने भी कुछ गोल्ड का सामान कैरी किया था, बट वो इतना ज़्यादा वैल्यू का नहीं था, तो इसीलिए मैंने उसको आईपीसी कार्ड में टिक नहीं किया था। सो इट्स डिपेंड कि आप कितना सामान ला रहे हो। अगर आपको लगता है कि उसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से, तो डेफिनेटली आपको आईपीसी कार्ड में टिक करना है। एंड गाइस, देयर इज वन मोर थिंग, अगर आपको अपने किसी भी सामान पे डाउट है ना, तो बेस्ट होता है कि आप लोग आईपीसी कार्ड पे टिक कर दो। सो गाइज, ये है आईपीसी कार्ड, जिसमें सबसे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस देना है, ऑस्ट्रेलिया वाला। सेकंड, आप किस कंट्री से अपने फ्लाइट ली है वो, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया। देन फिर ये कि आपका ऑक्यूपेशन, तो अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, आपकी नेशनैलिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और ये जो ऑप्शन है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगर आपका कोई यहाँ पर है तो यहाँ का दे दीजिए, इंडिया का है तो आप इंडिया का दे सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आप बी टिक कर सकते हैं, क्योंकि आप विजिटर या फिर टेम्प्रेरी एंट्रेंट ही हैं। ट्रैवल का मेन रीज़न आप एजुकेशन डाल सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। और ये है आईपीसी कार्ड के बैक वाला पेज, तो इसमें भी आपको पहले अपना नेम और अपनी डिटेल्स देनी है, उसके बाद फ्लाइट का डिटेल देना है, और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सा सामान आप कैरी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सीधा ही नो पर जो है क्रॉस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सामान में डाउट है, इनमें से कोई भी सामान आपको लगता है कि आपके पास है, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, यानी कि यस पे क्रॉस कर सकते हैं। तो गाइज, ये था मेरा लेटेस्ट वाला रिसेंट ट्रेवल का एक्सपीरियंस। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे कैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, सामान कैसे और क्या पैक करना है। वैसे ऑलरेडी मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको ऑस्ट्रेलिया का जो बैग है वो क्या पैक करना है, क्या सामान लाना है। लिंक वीडियो का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।